नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू प्रेजेंट ट्रुथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, उसकी पावर स्ट्रगल है, इसके बारे में अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि एक हुकूमत आती है, कुछ अरसा रहती है, फिर दूसरी चली जाती है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? ये हम अक्सर बैठकर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर हमारी जो निगाह होती है वो सतही होती है कि भाई PTI, PMLN, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये आ गए चले गए यहाँ तक। आज मेरा मकसद होता है कि आपको ज़रा मुकम्मल पिक्चर पेश करूं कि आखिर इसके पीछे पूरा सिस्टम क्या है, ये निज़ाम क्या है जिसके तहत ये सब कुछ होता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं और बिलखसूस पाकिस्तान में की जाने वाली पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, तो ये वीलॉग ज़रा गौर से सुनिएगा। बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स पावर की स्ट्रगल होती है, ताकत की स्ट्रगल होती है। ताकत मुल्क चलाने की, ताकत मुल्क के मामलात और उसके लोगों की ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, इंसाफ वगैरह जितने भी सिस्टम जो होते हैं मुल्क के अंदर, उसको कंट्रोल करने की। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसकी स्ट्रगल के लिए देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। ये इसमें कोई छुपा हुआ राज नहीं है। तकरीबन हर पाकिस्तानी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ताकतवर इदारा, सबसे ताकतवर शख्सियत कौन रही है, हर दौर में रही है और आज भी वही है। तो फिर यहाँ पर ये होता है कि ये सोचने की ये बात है कि ये जो पॉलिटिकल फेसेस होते हैं, ये इनका क्या किरदार है पाकिस्तान के अंदर। भुट्टो साहब जैसा बड़ा नाम, बेनज़ीर साहिबा जैसा नाम, नवाज शरीफ साहब जैसा नाम वगैरह वगैरह, इन सब लोगों के को क्यों परवान चढ़ाया जाता है, क्यों खेलने को। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, जो वाकई इस मुल्क के ताकतवर शख्सियात होती हैं, उनको जो है पॉलिटिकल फेस की क्यों ज़रूरत होती है, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत की क्यों ज़रूरत होती है, चाहे वो फंक्शनल हो ना हो, लेकिन वो कहलाने के लिए, दिखलाने के लिए ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ तक कि ज़िया हक के दौर के अंदर जुनेद साहब जैसे बंदे की ज़रूरत क्यों पड़ी, हुकूमत को एक पॉलिटिकल फेस, एक सिविलियन फेस सामने रखने की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्यों ज़रूरत पेश है। ये मैं आपको बताने के लिए, ये इतनी मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान बात, अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें। देखिए, उसकी वजह ये होती है कि पहले तो ये है कि आपसे जो गलतियाँ होती हैं उसको किसी की तरफ मंसूब करना ज़रूरी होता है। जब फ़ौजी हुक्मरान हुकूमत में आते हैं, सीट संभाल लेते हैं, तो अच्छा बुरा उन दोनों चीज़ें उनसे मंसूब हो जाती हैं। तो उनको, उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि जो अच्छा कुछ हो उनसे मंसूब हो जाए, और जो कुछ मनफी हो रहा हो सिस्टम के अंदर, मनफी से मुराद ये कि वो इक़दाम जिससे अवाम को नुकसान हो रहा हो, कीमतें बढ़ रही हैं जी, मुल्क की इकॉनमी डाउन जा रही है, कोई हादसा हो गया, उस पर सही तरह तफ्तीश नहीं हुई, जिस चीज़ की पब्लिक एट लार्ज, अवाम नास के अंदर जिस चीज़ के बारे में दुख, गम, गुस्सा पाई जाती है, वो सब उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको एक शक्ल देने के लिए, उसको रुख देने के लिए एक शख्सियत चाहिए होती है, एक गिरोह चाहिए होता है, एक विलन चाहिए होता है। बेसिकली वो विलन क्रिएट करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको एक विलन मुल्क बनाना पड़ता है जो कि आपका मुखालिफ होता है, आपके ऊपर तुला होता है, आपको निस्त नबूद करने के लिए। दुनिया की जितनी भी आप स्टोरीज़, फिल्में, कहानियाँ देख लें, तो ईमानी ये भी बेसिकली इंसानी नफ्सियात से खेलते हैं। बहुत आसान तरीका होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो रहा हो उसको किसी विलन, किसी बुरे आदमी से मंसूब कर देना। आप भारत में चले जाएं, वहाँ पर वो अगर आप पढ़ें, उनकी हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ें, तो वहाँ पर वो जो है रावण की स्टोरी आपको मिलेगी। इसी तरह किसी भी माशरे, किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे कोई विलन का किरदार आपको मिलेगा जिससे माशरे की तमाम बुराइयों को मंसूब कर दिया जाता था, कर दिया जाता है। मैं आपको और थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि एक जब सोवियत यूनियन मौजूद था, रशिया मौजूद था, 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अमेरिका के अंदर रशिया को, कम्युनिस्ट को एक भूत, एक जिन, एक ऐसी बीमारी कह लें, वो सब्र किया जाता था कि वो आएगी और दुनिया के अंदर वो हर तरफ जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, हर बंदा ग़ुलाम हो जाएगा, हर किसी से उसकी अमलाक छीन ली जाएंगी, और वो एक ऐसा एक खौफनाक भूत बनाकर अपनी अवाम को अमेरिका ने बेचा, और साथ में उन ममालिक की अवाम को भी बेचा जो कि उसके साथ किसी तरह अलायंस थे, यानी यूरोपियंस वगैरह। तो उसी तरह अब थोड़ा सा आपको एग्जांपल मैंने दे दिया कि हमें इंसानी नफ्सियात को एक विलन चाहिए होता है, और विलन क्रिएट हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो विलन क्रिएट करते हैं। ऐसे विलन क्रिएट करते हैं कि जो कि मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, वो बुरे हैं, और फिर उनके निजात हंदा होकर उनको कभी खुद आना पड़ता है या कभी और लोगों को ला कर बिठाना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, सब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में, अवाम की
की हालत पर दुख गम व गुस्से का इजहार करते हुए वो अपना वो हटा देते हैं उन लोगों को और फिर नए फेसेस ले आते हैं और फिर वो कहते हैं जी हम तो ये लोगों को अच्छा समझ के हैंड पिक करके लाए कि ईमानदार निकलेंगे, लेकिन ये तो जी नाअहल निकल आए, ये तो जो है करप्ट निकल आए, इन्होंने भी मिसयूज़ किया, कसूर इनका है जी, हम क्या करें। तो ये आपको समझाना ज़रूरी था कि इस तरह हमारे तारीख़ में होता आया, हमारे मुल्क के अंदर होता आया, कई सालों के साथ ये सिस्टम चलता रहा है और ये चलता रहेगा। और ये आजमूदा चीज़ है, ये एक स्टोरी बेचना। नॉम चॉम्स्की की किताब अगर आप पढ़ें, उसका जो प्रोपेगेंडा मॉडल आप पढ़ लें, उसके अंदर आपको चल जाएगा पता है कि गोस्ट कैसे बनाया जाता है, एक विलन कैसे किया जाता है अवाम को गम गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए और अपना काम सीधा कर लिया जाता है। तो ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं कि जब भी भुट्टो साहब, अच्छा फिर दूसरी चीज़ आप समझने की ये कि ये लोग क्या इतनी अक्ल व फहम नहीं रखते कि उन्हें मालूम हो सके कि उनको इस काम के लिए रखा जा रहा है। यकीन जानिए उनको एक हद तक पता होता है, वो जान रहे होते हैं कि हमें क्यों किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके किसी वक्त भी फेंका जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ताकत एक ऐसी चीज़ है कि वो जब आ जाती है तो वो समझ बूझ इंसान ख़त्म कर बैठता है, या वो ज़्यादा उसके नशे में आ जाता है या इस जोम में आ जाता है, क्योंकि उसको ये बावर कराया जाता है कि भाई आप ऑल इन ऑल हैं, आप जैसे कहेंगे वैसा होगा, और वो समझने बैठ जाता है कि शायद तब्दीली आ गई है और अब जो है मैं जो चाहूँगा वो मैं करूँगा। लेकिन फिर उसकी जो डोरें हिलाई जाती हैं और फिर उसको फिर सड़कों पर वह एहतजाज करता हुआ दिखाई देता है। खैर ये एक इस तरह का, ये आप में किसी भी पोलिटिकल लीडर को इसमें फिट कर लें, ये सिर्फ महबूब खान साहब की, नवाज शरीफ की, बेनज़ीर भुट्टो की, या किसी और जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी आप लीडर को इसमें बगैर नाम लिए फिट कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि यही कहानी, यही तरीका, यही टैक्टिक इस्तेमाल किया गया, बारहा इस्तेमाल किया गया, अभी भी बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं पाकिस्तान में क्या होता है तो ये होता है। अच्छा, मैं वो दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे सियासी रहनुमा होते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं। देखिए उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो भी समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों ऐसे सिस्टम का पार्ट बनते हैं जिसका उनको अंदेशा हो, कभी अंदेशा होता है शुरू से ही कि वो कुल्ली तौर पर कभी भी ताकत में नहीं आ सकते, या वो जो है मुल्क की तकदीर उस तरह से तब्दील नहीं कर सकते, सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, जानबूझ कर ही वो क्यों आ जाते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि सिस्टम उनको लालच देता है, और लालच बुरी बला है। लालच आप खुद अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए कि हर बंदा बहुत कुछ चंद एक छोड़ के बड़े बुरगुज़ीदा लोग, या कि हर बंदे की एक प्राइस होती है, कीमत होती है, वहाँ जाकर वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। गलत बात है, नहीं होना चाहिए, अपने उसूलों पे कायम रहना चाहिए, लेकिन हकीकत है। तो जब उनको इस तरह की मिलती है, इंसेंटिव मिलता है कि भाई अब आपको पैसा मिलेगा, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आपके जो चीज़ वो लालच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलें कुछ भी नहीं, पूरी पावर नहीं, कुछ तो मिलेगी हमें, चलें मैं अपने मोहल्ले का शेर बन जाऊंगा, मैं अपने सूबे का शेर बन जाऊंगा, चले मेरे अपने हल्का इबाहम में तो मैं बासर हो जाऊंगा। खैर इस तरह की वो सोच रख के वो साथ चल पड़ते हैं। दूसरा एक लालच हो गई, पैसे की लालच हो गई, ताकत की लालच हो गई। फिर दूसरी एक और हकीकत भी है, जो लोग इस तरह से उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते, फिर उनकी कमज़ोरियाँ को भी सिस्टम सब समझे मैं किसकी बात करूँ, सिस्टम जो है फिर उनकी कमज़ोरियों को कुरेदना शुरू कर देता है। उनको फिर चाबी दी जाती है कि आप हमारे साथ हैं या हम आपके ऊपर, जिस तरह शहबाज गिल साहब एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, रंदा फेर देंगे, तो वो आपके साथ भी उस तरह का काम कर दिया जाएगा। तो फिर वो उसके पास चॉइस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखें, या तो आप समझदार बिजनेसमैन हैं, मलक रियाज टाइप के या यमन शाह साहिब के, इतनी दौलत है, मालो दौलत है कि आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में शायद जो है वो इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, और आप फिर बाहर बैठ के भी उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। नहीं, अगर आप वैसे नहीं हैं और आप कोई ठीक है, बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन आपके कुछ इस तरह के पॉलिटिकल पावर नहीं है आपके पास, और इस तरह से नहीं है, तो फिर आपको सियासत में आना पड़ता है ताकि आपके साथ ज़्यादती ना हो सके। यकीन कीजिए कि मैं बहुत बड़े ऐसे ज़मींदार जो लैंडलॉर्ड्स को जानता हूँ, ऐसे बहुत बड़े सनतकारों को जानता हूँ कि जो सियासत में महज इसलिए आए, ना उन्हें पैसे दौलत की लालच थी, ना उन्हें ताकत की लालच थी, वो सिर्फ अपने असासों को बचाने के लिए आए कि भाई जब मैं अगर ताकत में आ गया, मैं सेनेटर बन गया, MP बन गया, MNA बन गया, काउंसलर बन गया, कोई ना कोई मुझे ओहदा मिल गया, तो कम से कम जो लोग मुझे हरासा करते हैं सरकारी इदारों में, मैं बिल का अंदर मसला आता है, ठीक कराने जाओ तो कोई बात नहीं सुनता, हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं करता, मेरे इलाके के लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी फैमिली को
के साथ नारवा सलूक किया जाता है, थाने के अंदर में मुझे जलील किया जाता है, मेरी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है, मैं क्या करूँ? तो उस चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि हमारा जानबूझकर जुडिशल सिस्टम जो है, हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, सिस्टम ने उसको कमज़ोर किया हुआ है। क्योंकि वो कमज़ोर होगा तो फिर ताकत में आना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप ताकत में नहीं आएंगे तो यू आर नो बॉडी, आप विक्टिम बन जाएंगे। और अगर उन माशरों के अंदर जहाँ पर निज़ाम अदल मजबूत होता है, वहाँ पर आपको सियासत में अपने बेसिक राइट्स लेने के लिए सियासत में आने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए की ज़रूरत नहीं पेश आती कि आपने सर्वाइव करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तो मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, अदलिया का निज़ाम है, उसको कमज़ोर जानबूझ के किया जाता है, उसको वीक किया जाता है, उनको अपने साथ मिला लिया जाता है किसी जो भी तरह। तो वो करने के बाद फिर लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो उस सियासी अमल का हिस्सा बने जहाँ पर वो जानते हैं कि असल ताकत कहाँ पर है, लेकिन वो सिर्फ अपने जो बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है जी। ये होगी बात। तो बेसिकली दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं तीसरी बात करूँ कि वो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए जी, उनके फॉलोअर्स भी तीन किस्म के होते हैं। एक तो ये होते हैं जिनको पता होता है कि मेरा जानने वाला मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का दोस्त है, ये सियासतदान है, मैं इसको सपोर्ट करूँगा, ये हुकूमत में आएगा, कल मेरे काम करवाएगा। वही इनसिक्योरिटीज़, बुनियादी हकूक़। किसी यकीन जानिए, आप भी आवाम का हिस्सा हैं, किसी ने कोई मुरब्बे वगैरह नहीं ले लेने होते, कोई प्लॉट नहीं अलॉट कराने होते, उनको बस ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है कि यार मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा देगा, मेरा मीटर का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, मेरे से जाकर ठीक करवा देगा, मेरे पर किसी ने कचहरी कोर्ट में झूठा दावा कर दिया तो मेरी हेल्प करेगा, मेरी दादरसी करेगा, मेरे इलाके की सड़क बनवा देगा। मैक्सिमम यही चीज़ें होती है, इस पर वोट दे देते हैं। वो इसलिए नहीं वोट दे देते कि भाई ये कल वज़ीर आज़म बनकर हम मुल्क के लिए पता नहीं क्या वो अकॉर्ड करेगा, वो करेगा। एक तो किस्म से लोग। दूसरे किस्म के लोग क्या होते हैं? दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो कि कल्ट फॉलोइंग बन जाती है। मसलन एक शख्सियत है, उसकी परस्तिश तकरीबन परस्तिश शुरू कर देते हैं कि वो स्याह करे सफ़ेद, जैसे जाले थे, जैसे अभी जाले का लफ्ज़ भी डेरोगेटरी है, बट आई वुड वो नहीं यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ नॉट द राइट वर्ड। मतलब भुट्टो साहब के फ़ैन क्लब जो था, उनकी कल्ट फॉलोइंग जो थी, उसी तरह जो अब खान साहब की कल्ट फॉलोइंग है, वो उसी तरह जो बड़े नवाज शरीफ साहब की भी डेफिनेटली कुछ हद तक कल्ट फॉलोइंग है बड़ी, वो भी बहुत बड़े लीडर हैं। तो ये सब चीज़ें देखेंगे उस तरह। वो उनको फिर इससे नहीं होता कि उससे नफ़ा है या नुकसान है, वो जो कह दे वही हल्फ आखिर है, वो उनके दीवाने होते हैं। वो फिर अकल सूझबूझ अपनी जो ज़रूरियात है उससे भी मावरा हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ तक कि वो लीडर कह रहा होता है वो दिन है तो वो दिन, रात है तो रात। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब फिर तीसरी चीज़ समझने की आती है कि जब हुकूमत बदल दी जाती है, किसी और को आगे सीट पे बिठा दिया जाता है, सिस्टम उनको उठाकर फेंक देता है, नए बंदे को आगे बिठा देता है, फिर लोग उसके साथ फ़ौरन क्यों हो जाते हैं? उसका भी एक रीज़न है। देखिए, एक तो वही बात है कि जो पावर में आया होता है उसकी ज़रूरत होती है, उसके पास पावर होती है, उसको लोगों को उसको ओबे करना होता है, उससे मफादात होते हैं, उसकी पार्टी से, उसकी हुकूमत में जो होती है, इसलिए उसकी फॉलोइंग शुरू हो जाती है। एक्सेप्टेबिलिटी, फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, सिस्टम के हर इक़दाम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, रेजिस्ट नहीं कर पाते। और दूसरे लोग वो होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि भाई स्टेबिलिटी, कारोबारी हजरात इस बात को समझ सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो चाह रहे होते हैं कि भाई कोई भी आकर बैठ गया सीट पर, भाई स्टेबिलिटी रहे, हमारी पॉलिसियाँ में इस्तेकाम हो, ताकि मुल्क के अंदर हम कारोबार कर सकें। ये ऑर्डर हम किसी रेट पे करें और जब देने का वक्त आए तो किसी और रेट पे हमें वो माल देना पड़े, ये चीज़ें, और इन्फ्लेशन, और ये एक माशी तौर पे इस्तेकाम होना चाहिए, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आ सकता है। फिर सीट पे चाहे कोई जनरल आगे बैठ जाए, कोई जज आगे बैठ जाए, कोई भी आगे बैठ, उनको इससे नहीं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। यह कारोबारी तबका या बेसिकली जो छोटा बड़ा जो भी कारोबार, उनकी ये, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ वो भी होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, वो वही होते हैं कल्ट फॉलोइंग वाले, जो उनकी परस्तिश कर रहे होते हैं, जिनको अपने मफादात नहीं चाहिए होते, वो शख्सियत चाहिए होती है। जो अक्सर नारे कराची में पढ़ा करते थे कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, ये उस तरह की सोच है कि वो मंजिल से उनका सरोकार नहीं, उनको रहनुमा से मोहब्बत है बस, चाहे वो दरिया में क्यों ना ले जाए। बहरहाल ये आज की मेरी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान की सियासत को, यहाँ पे क्या होता आया, क्या हो रहा है, क्या नज़र आता है, पीछे क्या होता है,
जो किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, अवाम उनके पीछे क्यों चलती है, क्या सोचकर चलती है, ये सब बातों को मैंने सम अप करने की कोशिश की है। आपके सवालात अब बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लीज़ पूछते रहा करें। कोशिश ये भी वो मुझे इंस्पायर करते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर के वो टॉपिक सेलेक्ट करने में, मैं सेलेक्ट कर पाता हूँ, फिर उसके ऊपर आप कोशिश करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर सकूँ। आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेजेंट ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।